गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग लर्न करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ जो हम लोग काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और डाटा फ्रेम्स के ऊपर आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा फ्रेम्स। जब भी आप डाटा फ्रेम्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो पाइथन उसे कैसे परफॉर्म करती है? वो पाइथन जो है पहले डाटा फ्रेम के रो और कॉलम के इंडेक्स को दूसरे डाटा फ्रेम के रो और कॉलम के इंडेक्स से मैच करके परफॉर्म करती है। जहाँ जहाँ उनका रो कॉलम इंडेक्स जो है, जो उनका लेबल है, वो मैच हो जाएंगे, वहाँ हमें रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। और जहाँ पे अगर आप लोगों का रो और जो कॉलम का इंडेक्स या कॉलम का इंडेक्स मैच नहीं होता है तो वहाँ पे हमें वो NaN नॉट ए नंबर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने लिखा है, इफ़ एनी टू रोज एंड और कॉलम इंडेक्स डज नॉट मैच्ड बिटवीन टू डाटा फ्रेम देन इट विल प्रोड्यूस NaN वैल्यू एज ए रिजल्ट फॉर दैट सेल। उस सेल के लिए वो NaN वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डाटा अलाइन या डाटा अलाइनमेंट। ये किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ मैचिंग रो एंड कॉलम इंडेक्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड डाटा अलाइनमेंट। कि डाटा अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब वो जो प्रोसेस है जिससे वो कॉलम के इंडेक्स और रो के इंडेक्स को दोनों डाटा फ्रेम के मैच करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने करना है तो दोनों डाटा फ्रेम का डाटा अलाइन होगा, वहाँ तो हमें रिजल्ट मिलेगा। जहाँ डाटा अलाइन नहीं होगा वहाँ भी हमें NaN वैल्यू मिलेगी। हम इस चीज़ को अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लुक एट हियर, यहाँ हमने दो डाटा फ्रेम बनाए हैं, DF1 और DF2। ये पहले डाटा फ्रेम और दूसरा डाटा फ्रेम। मैं इसको रन करता हूँ, यू विल सी हमारे पास यहाँ पे जो पहला डाटा फ्रेम है उसमें 3 रो और 3 कॉलम है। कॉलम के नाम ABC हैं और रो के नाम 0 1 2 हैं और इसमें ये वैल्यूज हैं। और जो दूसरा डाटा फ्रेम है उसमें 3 कॉलम है लेकिन उनके नाम क्या है? ABD। तो यहाँ D कॉलम हमारा इसके साथ अलाइन नहीं कर रहा है। और रोज कितनी हैं? 0 1 2 3, मतलब कि 4 रोज हैं। यहाँ थर्ड रो जो है हमारी इस डाटा फ्रेम के साथ, पहले डाटा फ्रेम के साथ मैच नहीं कर रही है। तो थर्ड रो अलाइन नहीं हो रही है और D कॉलम A के साथ अलाइन नहीं हो रहा और C कॉलम जो दूसरे डाटा फ्रेम के साथ अलाइन नहीं हो रहा। अब जब हम इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे तो हमें रिजल्ट कैसे आएगा? देखिए, ये हमारे पास पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा है DF1 प्लस DF2। ये पहले डाटा फ्रेम 1 को डाटा फ्रेम 2 के अंदर ऐड करो और जो रिजल्ट आए वो DF3 में स्टोर कर दो और उसके बाद DF3 को प्रिंट कराया। मैं इसको रन करता हूँ। देखिए हमें आउटपुट क्या आई। हमें आउटपुट आई, जहाँ जहाँ हमारे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स मैच हुए वहाँ वहाँ हमें रिजल्ट मिल गया। देखिए हमारा A कॉलम और B कॉलम दोनों डाटा फ्रेम में मैच हो रहा था। जैसे कि यहाँ भी A कॉलम था, B कॉलम था और रो इंडेक्स 0 1 2, इधर भी 0 1 2 थे। तो ये जो इंटरसेक्शन बना, यानी कि ये पहले 2 कॉलम और 3 रो ये मैच हो गई तो इनका हमें रिजल्ट मिल गया एडिशन का। और बाकी जहाँ ये C कॉलम मैच नहीं हुआ तो उसके लिए सबका NaN प्रोड्यूस हो गया। और दूसरे डाटा फ्रेम में से D कॉलम मैच नहीं हुआ तो उसमें लिए NaN प्रोड्यूस हो गया। और दूसरे डाटा फ्रेम से थर्ड रो पहले डाटा फ्रेम में नहीं थी तो वहाँ मैच नहीं हुआ तो वहाँ हमें NaN दैट की नॉट ए नंबर प्रोड्यूस हो गया। इस तरह से हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है पाइथन परफॉर्म करती है डाटा फ्रेम्स के ऊपर। अब जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, आप ये प्लस ऑपरेटर, जितने ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड अपना हो गया, इन सब से आप कर सकते हो। लेकिन इसके साथ हमारे फंक्शंस भी बने हुए हैं। फंक्शंस के नाम क्या हैं? जैसे ऐड, जैसे मैंने यहाँ लिखा है DF1 डॉट ऐड, ब्रैकेट में क्या डाल दिया? DF2। इसका मीनिंग भी सेम है कि DF1 में DF2 को ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वो DF4 में स्टोर करो, फिर हम DF4 को प्रिंट करा देंगे। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो लिखा है DF5 इज इक्वल टू DF1 माइनस DF1 डॉट आर एड। आर एड का मतलब है कि राइट से एडिशन करनी है। आर एड DF2, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है DF5 इज इक्वल टू DF2 प्लस DF1, मतलब राइट वाला पहले लेना है हम लोगों ने, DF2 को पहले लेना है और DF1 को फिर बाद में लेना है। तो एडिशन के ऑपरेशन में तो हमें आर एड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे आप पहली वैल्यू को दूसरे में ऐड कर दो, चाहे दूसरी वैल्यू को पहले में ऐड कर दो, रिजल्ट हमें सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर एड का हमें फर्क कब पड़ेगा? जब हम आर वाला फंक्शन यूज करेंगे, रिवर्स वाला, जब हम कोई चीज़ को माइनस करेंगे या हम कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें तीनों चीज़ों के लिए जो है हमें रिजल्ट सेम मिले हैं। जब हमने इसको ऐड से किया तब भी हमें रिजल्ट सेम मिला, जब हमने प्लस से किया था तब भी हमें रिजल्ट सेम मिला है, और जब हमने आर ऐड से किया तभी हमें रिजल्ट सेम मिला है।
नेक्स्ट हम ऑपरेशन ले रहे हैं माइनस वाला। अब यहाँ देखिए df1 df2, यहाँ हमें ऑपरेशन माइनस करेगा और df3 का रिजल्ट प्रिंट होगा। यहाँ df1 माइनस df1 डॉट सब df2, यहाँ भी df1 में से df2 को माइनस करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ देखिए df1 डॉट आर सब df2। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि df1 में से df2 माइनस करना है, इसका मीनिंग है df2 में से df1 को माइनस करना है। तो हमारे पहली दो आउटपुट तो मैच करेगी, लेकिन जो है तीसरी आउटपुट मैच नहीं करेगी, क्योंकि उसमें df2 में से df1 को मैच किया जाएगा, क्योंकि ये आर सब है, राइट, रिवर्स सब्ट्रैक्शन जिसे बोलेंगे, या राइट से सब्ट्रैक्शन। देखिए ये पहले दो रिजल्ट तो हमें मैच करके, दूसरे में देखिए हमें रिजल्ट दूसरी तरह से आएंगे, कोई ये नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि उधर वाली वैल्यूज बड़ी हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। सेम इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई में भी आप मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ कर लो, मल फंक्शन यूज़ कर लो या आरमल फंक्शन यूज़ कर लो, आपको मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, दोनों आइटम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। जैसे 10 × 550 हो जाएगा, इस तरह से ये सारा हमारा मल्टीप्लाई का, तीनों में हमें सेम ऑपरेशन हमारा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ मैचिंग नहीं हो रही वहाँ n आएगा। इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड में ध्यान रखना कि जो पहला यहाँ पे df1 को df2 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी df1 डॉट df2 लिखा, तो यहाँ भी डाटा फ्रेम 1 को df2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में जब हमने तीसरी लिखी है rdiv df5 इज इक्वल टू rdiv df1 डॉट rdiv, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने df2 को df1 से डिवाइड करना है, तो इसमें रिजल्ट हमें अलग आएगा। देखिए ज़रा, पहले में दोनों में हमारे रिजल्ट सेम आए हैं, df1 को df2 से डिवाइड करके, ये भी df1 को df2 से डिवाइड करके। यहाँ पे क्या हुआ है? df2 को df1 से डिवाइड किया है, तो हमें रिजल्ट अलग आए हैं। तो जब हम rdiv करेंगे तो वो रिवर्स से लेगा। होप यू अंडरस्टैंड। बेटा यही अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे और भी बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंगल डाटा फ्रेम पे काम करना हो और हमें कोई उसी पे कैलकुलेशन करके कोई नया कॉलम या नई रो जनरेट करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए ज़रा, यहाँ हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, ये वही वाला डाटा फ्रेम df1 ले लिया हम लोगों ने। इसके अंदर ये एक कॉलम है A, एक है B और एक C। तो उसके बाद हम इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाते तो हमें ये डाटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं ये 4 लाइन कमेंट कर रहा हूँ, हम लोग देखते हैं कि हमें डाटा फ्रेम कैसे प्रिंट होता है और हमारा डाटा फ्रेम क्या है। वी विल रन इट। देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम है, 3 रो 3 कॉलम, ये उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। अब देखिए मैंने ये क्या लाइन लिखी, मैंने यहाँ लिखा है, इसमें एक ही डाटा फ्रेम है, df1 के अंदर d कॉलम, तो इस तरह से लिखेंगे नया d कॉलम आएगा। उसकी वैल्यू क्या बने? df1 का a कॉलम प्लस df1 का b कॉलम। तो जो d कॉलम बनेगा, ये नया कॉलम ऐड हो जाएगा, लेकिन उसमें वैल्यूज़ क्या आएंगी? df1 के a कॉलम की वैल्यू प्लस df1 के b कॉलम की वैल्यू। तो इसको हम रन करते हैं तो देखिए हमारे पास ये तीसरा कॉलम जनरेट हो गया। इसमें हमारी पहला कॉलम जो a कॉलम था और b कॉलम 10 और 40 दोनों जोड़ा तो 50 हो गया, 50 हो गया, 21 एंड 50 जोड़ा तो 71 हो गया। तो इस तरह से हमने एक नया कॉलम प्रोड्यूस किया उसी कॉलम के 2 वैल्यूज़ ऐड करके। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर हमने नई रो लेनी हो तो मैंने लिखा df1 डॉट loc, रो नंबर मैंने दिया 3, क्योंकि हमारे पास 3 इंडेक्स की रो नहीं है। तो मैंने बोला इसमें क्या लेना है, df1 की 0 इंडेक्स वाली रो और df1 की 1 इंडेक्स वाली रो, यानी 1 और 0 और 1 वाली रो ऐड करके तीसरी रो ऐड करनी है। वो ऐड करके इस जो हमारी जो है df1 की loc की जो 3rd इंडेक्स वाली जो कि चौथी रो बनेगी वो हमें ऐड हो जाएगी। फिर हम आउटपुट लेते हैं तो हमें आउटपुट क्या आती है, देखिए ये देखिए। अब इस केस में हमारा चौथी रो भी आ गई है, ये हमारा कॉलम में भी वैसी वैल्यूज़ बन गई हैं। होप यू अंडरस्टैंड। सेम थिंग जरूरी नहीं कि एक ही डाटा फ्रेम पे करनी है, आप लोग इसको किसी और डाटा फ्रेम के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। इस एग्जांपल के अंदर मैंने 2 डाटा फ्रेम लिए हैं, जैसे ये हमारा डाटा फ्रेम 1 है, ये डाटा फ्रेम 2 है। और फिर मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ क्या किया है, df1 के अंदर d कॉलम लिया है। इस डाटा को जो हमारा डाटा फ्रेम 1 था उसमें d कॉलम नहीं था, उसके अंदर वैल्यू कैसे जनरेट कराई है, df1 का a कॉलम लिया है, b कॉलम किसका लिया है, b कॉलम लिया है डाटा फ्रेम 2 का, ये वाले का, ये वाली वैल्यू मैंने इसमें ऐड करवाई है। इन दोनों को ऐड करके और नया हमारा d वाला कॉलम ऐड हो जाएगा, बन जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो डाटा फ्रेम 1 है उसमें तो हमारी 3 ही रोज़ थी, 3 ही वैल्यूज़ हैं, और डाटा फ्रेम 2 में 4 रोज़ हैं। तो ये एडिशन कैसे करेगा, तो जहाँ जहाँ मैचिंग होगी वहाँ वहाँ एडिशन करके और जो हमारे इस कॉलम में ऐड कर देगा, चौथी वैल्यू ऐड नहीं होगी, चौथी वैल्यू ऐड नहीं होगी।
अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास हम लोग अगर रो ऐड करना चाहे तो df1.loc3 इज इक्वल टू df1.loc0 प्लस df1.loc1। तो इस तरह से हमारी जो है डाटा फ्रेम की तीसरी लोकेशन के अंदर हमारी जो है 0 वाली रो और 1 वाली रो दोनों ऐड होके तीसरी रो बन जाएगी। हम इसके आउटपुट देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा तीसरा कॉलम जो आया है, इसमें हमारी वैल्यूज जो हैं, ये पहले कॉलम का A 10 और दूसरे कॉलम का B 10 और 4 हमने ऐड किया तो 14। फिर पहले डाटा फ्रेम का पहला कॉलम A 21 और दूसरे कॉलम का B 25, 21 और 25 ऐड किया तो 46। तो इस तरह से ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये रो भी ऐसे ऐड हुई है कि पहला जो लिया है हम लोगों ने डाटा फ्रेम का जो रो है वो 0 वाली है और दूसरी रो हमारी डाटा फ्रेम 2 की है 1 वाली, जैसे 10। और यहाँ से हमारी जो इसकी दूसरी जो रो है हमारे डाटा फ्रेम 2 की, वो उसने ऐड करके 0, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हम लोगों ने 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने डाटा फ्रेम 1 नहीं लिखा, अच्छा हमने इसको 2 कर देते हैं, फिर देखिए ऐड होता है। यस, अब देखिए रिजल्ट, ये 0 वाली रो ले ली हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने df2 के अंदर ये हमारी 1 वाली रो ले ली है। df2 की 1 वाली रो में क्या है, df2 की 1 वाली रो में है 7, ठीक है। और df1 की जो है हमारी जो है पहली रो में है 10, और 10 और 7 जब ऐड किया तो हमारा ये बन गया 17, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास इसके अंदर भी df2 के अंदर है हमारे पास 25, तो 40 और 25 ऐड हो गया होगा हमारा 65। अब देखिए इसमें C कॉलम है, ठीक है, और C कॉलम है, इसमें हमारे जो है C कॉलम जो है नहीं है, तो उसके लिए NaN आया, और D कॉलम हमने ऐड करवा दिया था, तो हमारा D कॉलम की यहाँ वैल्यू ऐड हो गई है। ये हमारे पास D कॉलम ऐड हो गया था ना, तो इसमें D कॉलम आ चुका हुआ अब, तो ये 33 इसने ली, इसकी 14 ली वैल्यू, ठीक है। और सॉरी इधर से देखिए D कॉलम की 14 वैल्यू ली, और इधर से दूसरे वाले की हमने क्या ली, इसने 14, और 1 रो में क्या पड़ा है इसके 14, और ये इसमें पड़ा है 22, 14 और 22 ऐड किया तो ये हमारा बन गया 36। होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से बेटा हम लोग वेक्टराइज ऑपरेशन भी कर सकते हैं। वेक्टराइज ऑपरेशन कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, इसके ऊपर मैंने इस डाटा फ्रेम को मैंने प्रिंट करवाया पहले, फिर मैंने अगर डाटा फ्रेम +2 लिखूंगा तो इसके सारे एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, अगर -2 लिखूंगा तो सारे एलिमेंट में से -2 हो जाएगा वैल्यूज, उसमें से मल्टीप्लाई लिखूंगा 2 तो सारी एलिमेंट्स को वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करूंगा 2 से तो हमारे सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देगा, अगर रेज़ टू पावर 2 करूंगा तो सबको वो हमारे जो है उसकी हर एलिमेंट की रेज़ टू पावर 2 करके हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये वेक्टराइज ऑपरेशन है कि डाटा फ्रेम के ऊपर अगर आप कोई कांस्टेंट के साथ एक बार प्लस या माइनस या डिवाइड करते हो तो ये वेक्टराइज ऑपरेशन कर देता है, तो सभी एलिमेंट्स पे हमारे इफेक्ट करते हैं। अब देखिए आउटपुट, ये पहला हमारा डाटा फ्रेम 1 है, जब हमने इसमें 2 ऐड किया तो ये 10 + 2 12, 40 + 2 42 हो गए, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस करके हमने लिया है रिजल्ट, ये हमारा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया है, ये हमारा डिवाइड करके रिजल्ट आया है, और ये हमारा रेज़ टू पावर करके रिजल्ट आया है। तो इस तरह से हम वेक्टराइज ऑपरेशन भी डाटा फ्रेम के ऊपर कर सकते हैं। सेम थिंग ही सीरीज़ पे भी अप्लाई होती है। सीरीज़ पे भी अगर 2 सीरीज़ ऐड करनी हो तो डाटा अलाइनमेंट होती है, रो और कॉलम उसके मैच करने चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में कॉलम एक ही होता है, रो ज़्यादा होती हैं, तो रो इंडेक्स मैच होगा तभी वो हमारी उसमें जहाँ जहाँ मैच होगा वहाँ पे हमारी रिजल्ट आएगा, जहाँ मैच नहीं होगा वहाँ NaN आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।